Hello, my name is Ashish Sharma from Amplitude Classes Jaipur and this is our next lecture on electrodynamics. पिछले जितने भी लेक्चर्स थे उनके अंदर अपन ने पढ़ा था कूलम्ब लॉ पढ़ा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला भी, रिंग के लिए निकाला, डिस्क के लिए निकाला, ठीक है। उसके बाद अपन ने जो है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी के लिए सब कैलकुलेट किए, वो आर्क के लिए कैलकुलेट किए। अब आज जो नेक्स्ट अपन कैलकुलेट कर रहे हैं वो अपन स्फेरिकल सेल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्फेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, ठीक है, जिसकी अपन रेडियस कितनी मान लेते हैं आर, और मान लेते हैं कि टोटल चार्ज उस पर क्यू है, ठीक है। अब देखो स्फेरिकल शेल का मतलब क्या है, हिंदी में अगर अपन बात करें तो खोखला गोला, है ना। मतलब सिर्फ उसके आउटर लेयर है, अंदर से वो क्या है, पूरा जो वॉल्यूम है उसका वो खाली है ना, ठीक है। जैसे प्लास्टिक की बॉल आती है, अपनी प्लास्टिक की जो हल्की बॉल आती है एक शेल होती है, ठीक है ना। हाँ, तो इसके लिए अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, बाहर भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है ये अपन किससे कर सकते हैं? गाउस लॉ से भी करेंगे, और गाउस लॉ से प्रॉब्लम बहुत ईजी हो जाती है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बार कूलम्ब लॉ से करके बता रहा हूँ, स्पेशली जो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं या जो पीएचडी एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने जाते हैं उनके लिए क्या आता है ऑप्शन कि क्वेश्चन है इसको आप डिफरेंट 2 मेथड से करो या डिफरेंट 3 मेथड से करो। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पीएचडी एंट्रेंसेस में मिल जाते हैं जब सब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है। तो एक आपको अप्रोच भी मिलेगी कि देखो गाउस लॉ कितना ज़्यादा जो है कन्वीनियंट कर देता है इमेज प्रॉब्लम को, बहुत ही ज़्यादा ईजी बना देता है। जबकि यहाँ से अपन करेंगे तो जो मैथमेटिक्स है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि ये हार्ड होगा, लेकिन मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अपन मानते हैं क्या, एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है। ये गोल नहीं लग रहा है लेकिन ये गोल है ना भाई, स्फेयर है ये, ठीक है। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर है। क्या है? कैपिटल आर। और मान लो एक बाहर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखो ये है भैया रेडियस, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन करते हैं कि छोटा सा चार्ज एलिमेंट मानते हैं, और चार्ज एलिमेंट मान के अपन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अपन रिंग को सॉल्व कर चुके हैं तो अपन इस सेल को क्या मान सकते हैं, इस सेल को मान सकते हैं बहुत सारे रिंग से बना हुआ मान सकते हैं। सेल may be assumed as made up of many rings, जैसे अपन ने डिस्क में माना था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा। मैनी रिंग, जैसे मान लो यहाँ पे है, जैसे एक बहुत छोटी सी रिंग, फिर इसके ऊपर एक मैंने बड़ी रिंग लगाई, फिर एक बड़ी रिंग रखी, ठीक है। तो एक के ऊपर एक रिंग जमाता जाऊंगा, है ना। जैसे छोटी सी रेडियस की रिंग हो गई है एक, उसके बाद एक बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। तो इस तरीके से मैं क्या करता जा रहा हूँ, बड़ी रिंग एक के ऊपर एक लगाता जा रहा हूँ। तो क्या बनता जाएगा, अपना एक स्फेयर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। समझो दोबारा कि जो शेल है इसको आप बहुत सारे रिंग से बना हुआ मान सकते हो। डिस्क में तो अपन क्या कर रहे थे, ये फिर इसके इस तरफ एक और रिंग, फिर एक और रिंग लगा दी थी, फिर एक और रिंग, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसमें रिंग के ऊपर रिंग रख रहे हैं। एक पहले बहुत 0 पॉइंट रेडियस की, उसके बाद मतलब 0 रेडियस की है, पॉइंट है एकदम, उसके बाद थोड़ी बड़ी रिंग, फिर बड़ी रिंग। तो ऐसे देखो, ऐसे मतलब एक के ऊपर एक रिंग रखते जा रहे हो आप। अब ये मैं यहाँ पे 3D में नहीं बना नहीं सकता हूँ बोर्ड के ऊपर। बाकी आई थिंक यू हैव गोट द आइडिया ऑफ हाउ आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो आप जो है कमेंट करना, मैं बता दूंगा, प्रीमियर चलाएंगे इस वीडियो का, ठीक है। अच्छा, तो अपन इसको क्या मान सकते हैं, बहुत सारे रिंग से बना हुआ मान सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी क्या मान लेता हूँ, रिंग मान लेता हूँ भाई, ठीक है।
और रिंग मान रहे हैं जैसे अपन ने डिस्क में किया था उसी तरीके से रिंग मान रहे तो इसकी थोड़ी सी थिकनेस भी माननी पड़ेगी अपने को, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि इस रिंग की रेडियस कितनी होगी। तो देखो ये आर है ना, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट को मैं सेंटर से मिला देता हूँ, ये आर है। तो आपको पता अगर मैं इसको जेड एक्सिस मान लूँ, कौन सा एक्सिस मान लूँ, जेड एक्सिस, क्योंकि सिमेट्री स्फीयर में आप कहीं पर भी जेड एक्सिस ले सकते हैं अपन। तो आपको पता है जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो क्या होता है, थीटा। तो अब ये कहाँ से आया, इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा। वेक्टर अलजेब्रा में जाओ और वहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है। क्या पढ़ना है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैंने पहले भी कहा था अगर आप ईडी बिना वेक्टर अलजेब्रा के पढ़ोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मैंने इसको जेड एक्सिस मान लिया, तो जेड एक्सिस के साथ जो एंगल होता है वो होता है थीटा। तो ये एंगल हो गया भैया थीटा, ठीक है। अब अगर ये आर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा आर कोस थीटा। और जो इसकी रेडियस है ये ये कितनी हो जाएगी, आर साइन थीटा। तो मैंने एक आर्बिट्रेरी रिंग मानी जिसकी रेडियस कितनी है, आर साइन थीटा। तो देखो अब थीटा इक्वल टू जीरो रखोगे तो साइन जीरो जीरो, तो जीरो रेडियस की रिंग ये हो गई। फिर जैसे जैसे साइन थीटा बढ़ाते जाओगे ऊपर वाले रिंग आती चली जाएंगी। समझ में आ रही है बात। जैसे अगर आप जब क्या रखोगे, थीटा इक्वल टू पाई बाई टू रखोगे तो इस रिंग की रेडियस कितनी है कि आर। तो ये कौन सी रिंग होगी, जो इसके डायमीटर ये वाली रिंग होगी। समझ में आ रहा है। तो थीटा आप बदलते जाओगे तो ये पूरा स्फीयर बन जाएगा आपका। क्लियर है, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ वरना थोड़ा डायग्राम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगा, ठीक है। तो जो आर्बिट्रेरी रिंग मानी इसकी रेडियस कितनी है, आर साइन थीटा। अब इसके थिकनेस की बात करता हूँ मैं, है ना, किसकी बात करता हूँ, थिकनेस की। तो देखो इसकी थिकनेस कितनी होगी, एक तो आप मैक्सिमम क्वालिटी में देखा करो, है ना। आप देखो ये अगर एंगल थीटा है तो ये जो स्मॉल एंगल है इसको मैं क्या मान सकता हूँ, डी थीटा। अब ये आर है, ये क्या है, आर। तो ये जो थिकनेस है इसकी, ये जो थिकनेस है ये कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा। कैसे आया, आर्क क्या होती है, रेडियस इनटू एंगल होती है। तो आर्क कितनी आ गई आपकी, यानी कि आर डी थीटा क्या आएगी, इसकी थिकनेस आ गई। तो रिंग है, तो लेट अस अज्यूम a ring of radius r sin थीटा, यानी कि जो मैंने जूम किया उस रिंग की बात कर रहा हूं, एंड थिकनेस r d थीटा एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ठीक है। अब देखो भाई, तो ये जो रिंग आई इसका एरिया एलिमेंट कितना हो जाएगा, एरिया एलिमेंट ऑफ रिंग यानी कि डी ए। तो आपको पता है ये रिंग ऐसे है, इस तरीके से है ये रिंग, है ना, जिसकी कुछ थिकनेस है डी आर, सॉरी आर डी थीटा। थिकनेस कितनी है, आर डी थीटा। मैंने कल भी बताया था लाइव क्लास के अंदर अपने, अगर आप इसको इस तरीके से मैं काट के फैला दूं तो क्या है कि एक रेक्टेंगल बनेगा। थिकनेस कितनी होगी, आर डी थीटा, और ये कितना होगा, इसकी सरकमफेरेंस के बराबर, इसकी परिधि के बराबर। परिधि क्या होती है, टू पाई इंटू रेडियस। इसकी रेडियस कितनी है, आर साइन थीटा। तो एरिया एलिमेंट कितना आ गया रिंग का, टू पाई आर साइन थीटा और आर डी थीटा। तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ये डी थीटा हो जाएगा। तो देखो एरिया एलिमेंट आ गया, ठीक है। और जितने भी ये चीज़ें हैं अगर समझ में नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट करना, प्रीमियर चलाएंगे लाइव, लाइव की तरह चलेगा ये, ठीक है। तो मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा तुरंत।
एरिया एलिमेंट आ गया। अब आपको और क्या करने की जरूरत है भाई, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है P, ये z एक्सिस पे है, तो मैं इसके लिए जो डिस्टेंस है क्या मान लेता हूँ, z ही मान लेता हूँ। लेट वी हैव टू फाइंड E vector at P which is z distance above, जरूरी नहीं अब z माना, कुछ भी मान सकते हो, z distance above from the center of sphere, center of the cell लिख देते हैं, ठीक है। तो मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये सेंटर तक की z हो गई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, ये r cos थीटा। तो इस रिंग से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, z माइनस आर कोस थीटा, कितनी हो जाएगी, z माइनस आर कोस थीटा। क्लियर है। ये डिस्टेंस कहाँ से है, रिंग जो आपने मानी उसके सेंटर से कहाँ तक, ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब बताओ, नाउ वी नो दैट E vector due to ring is given by, अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और ये कितना होता है, रिंग की वजह से कितना होता है, E वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू जेड अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। ये जनरल फॉर्मूला है भाई रिंग के लिए। ये फॉर्मूला कब है, जब आपके पास ये रिंग है, रिंग की रेडियस कितनी है, आर है, और आपसे कहाँ पूछा गया है, जेड डिस्टेंस ऊपर पूछा गया है, तभी तो लगता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए है, यानी कि आर रेडियस की अगर रिंग है और उसके जेड डिस्टेंस ऊपर आपको निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, ठीक है। अब अपनी रिंग ये है, अपनी तो रिंग ये है, तो कुछ पैरामीटर्स बदलेंगे। तो यहाँ तक आप क्या कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं, ठीक है। चलो तो देखो भाई, अब अपनी रिंग के लिए बताओ, अपनी रिंग के लिए डी ई इक्वल्स टू 1/4πε0, ठीक है, ठीक है भाई। और ये क्यू क्या होता है, रिंग का चार्ज होता है, मतलब हर एक चीज पे रिंग की है, रिंग का चार्ज है, रिंग की रेडियस है, और रिंग्स के सेंटर से डिस्टेंस है 1/4πε0। अभी डी ई है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी रिंग है इसीलिए मैं यहाँ पे डी लगा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे चार्ज भी कितना आएगा, डी क्यू। अच्छा, अब ये क्या है, रिंग के सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस। अपनी इस प्रॉब्लम में रिंग के सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है बताओ, z माइनस आर कोस थीटा है। कितनी है, z माइनस आर कोस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस है किसकी, रिंग की। अपनी रिंग की रेडियस कितनी है, आर साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जेड स्क्वायर। जेड क्या है, रिंग के सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो ये है जेड माइनस आर कोस थीटा का स्क्वायर, और ये पावर कितनी होती है, 3/2। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये क्या है, डी क्यू क्या है, चार्ज ऑन रिंग है भाई, तो डी क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा, सिग्मा क्या होगी, चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इनटू एरिया एलिमेंट। तो सिग्मा इनटू 2πr² साइन थीटा डी थीटा। तो डी क्यू की ये वैल्यू रख दूं यहाँ, तो डी ई इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू 2πr² सिग्मा
साइन थीटा और z माइनस आर कॉस थीटा, ये हो गया डी थीटा डिवाइडेड बाय, अब देखो ये हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल लेता हूँ, तो ये बन जाएगा z स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2rz कोस थीटा होल पावर 3/2। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है तो बताओ, सोल्व करेंगे। अब देखो अपने को टोटल चाहिए तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इंटीग्रेशन पे किसका फर्क नहीं पड़ेगा, उनको तो हटा दो, एक तो पाई हटा दो, ठीक है। 2 से काटोगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। सिग्मा का इंटीग्रेशन से कोई मतलब नहीं है, बाहर ले आओ। आर स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है, बाहर ले आओ, ठीक है। और इनको यहीं रहने देते, तो ये इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो ये हो गया साइन थीटा z माइनस आर कोस थीटा डी थीटा। और यहाँ पे देखो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। कौन कौन से टर्म से लिखा है ये मैंने, इस टर्म से और इस टर्म से, ये टर्म बन गई है ना। अच्छा, उसके बाद जेड स्क्वायर आपका एज इट इज़ है माइनस 2rz कोस थीटा पावर 3/2। अब बात आती है लिमिट्स की, लिमिट्स ऑफ थीटा क्या होंगी। तो जितने लोगों को पता है वो बताओ लिमिट्स ऑफ थीटा। जिन्होंने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है उनको तो पता ही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो बताते हैं। देखो सब आपको इंटीग्रेशन क्या करना है, पूरे स्फेयर के लिए करना है। तो सबसे छोटी रिंग यहाँ पे है, और मतलब यहाँ पे है रिंग और एक यहाँ पे है, यही बात है। तो रिंग मतलब यहाँ से स्टार्ट होती हैं और फिर बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है और यहाँ तक आती हैं। तो ये जो रिंग है, जो यहाँ पे रिंग बनेगी उसके लिए थीटा कितना होगा, 0 होगा। फिर धीरे धीरे जो यहाँ पे रिंग बनी है उसके लिए थीटा देखो थोड़ा बढ़ गया, जो यहाँ पे बनेगी उसके लिए थीटा π/2 हो जाएगा, यहाँ पे बनेगी उसके लिए एंगल और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो रिंग बनेगी उसके लिए थीटा कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अरे ये देखो, ये जो रिंग बनी है इसके लिए ऐसे खींचोगे तो थीटा 0, और इसके लिए क्या से सीधी लाइन आएगी, पॉइंट है एक, तो थीटा इक्वल टू पाई, क्योंकि थीटा क्या है, जेड एक्सिस के साथ एंगल है। तो ये आ गई थीटा की लिमिट्स। वैसे स्फेरिकल में जिन्होंने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है उनको ऑलरेडी पता था कि थीटा की लिमिट्स ये होती हैं पूरे स्फेयर के लिए, है ना, थीटा इक्वल टू 0 से लेके पाई। तो देखो अब ये प्रॉब्लम हो चुकी है सोल्व। आगे क्या है, सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स है। क्या है, सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स। फिजिक्स यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अब ये क्या, एक इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा अपने को, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। मैं खुद कर दूंगा, टेंशन मत लो, घबराओ मत। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, देखो फिजिक्स कर ली, उसके बाद एक ऐसा इंटीग्रेशन आ गया, आपको भी पता चल रहा होगा कि इसको करने में टाइम लगेगा। जबकि अपन यही प्रॉब्लम स्फेरिकल सेल के जब गाउस लॉ से करते हैं तो 12th क्लास में क्या होगा, डायरेक्ट आ जाता है ना अपना 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या होता है, सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस। तो यहाँ पे जेड क्या जाना चाहिए, जेड स्क्वायर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। इससे आगे आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आगे क्या है, मैथमेटिक्स है अब, और ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है। तो आप या तो खुद सोल्व कर सकते हो, रोक लो वीडियो, या फिर मैं कर रहा हूँ देख लो आप, है ना। ठीक है, तो मैं सब चीज़ें मिटा देता हूँ बाकी, और मेरे को सिर्फ ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है, ठीक है। इसको मैं एक बार ऊपर लिख लेता हूँ, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट थीटा इक्वल टू 0 टू पाई साइन थीटा z माइनस आर कोस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2rz कोस थीटा की पावर 3/2।
तो देखो इस पूरे इंटीग्रेशन में सिर्फ वेरिएबल कौन है, आर भी कांस्टेंट है और जेड भी कांस्टेंट है, क्योंकि सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट वहीं रहने वाला है। वेरिएबल कौन है, सिर्फ थीटा है ना। तो देखो अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ लेट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2rz cos थीटा इक्वल्स टू टी स्क्वायर मान लेता हूँ। आर कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करोगे आप, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, ये भी जीरो ये भी जीरो, यहाँ पे कितना हो जाएगा -2r एज इट इज, जेड एज इट इज, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये लो माइनस साइन थीटा, और डी थीटा इक्वल्स टू 2t dt, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू टी डी टी अपॉन, अच्छा देखो आर भी ले लेता हूँ इधर ही, आर साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू टी डी टी अपॉन जेड। बोलो, क्योंकि मैं आर भी यहाँ से ले लूँगा, एक आर ले लूँगा, साइन थीटा ले लूँगा, डी थीटा ले लूँगा, तो टी डी टी अपॉन जेड रख दूँगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अपने को यहाँ पे भी तो रिप्लेसमेंट करने पड़ेंगे, जेड माइनस आर कोस थीटा। तो देखो वहाँ पे कैसे कर सकते हैं अपन, इस इक्वेशन को लेके आओ यहाँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2rz कोस थीटा इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसको उधर ले गया, टी स्क्वायर को इधर ले आया, ओके। सो थोड़ा गड़बड़ हो गया, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है ना, ये उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, टी स्क्वायर इधर आ गया, ठीक है। अपने को तो कोस थीटा चाहिए, ठीक है ना, या फिर आप आर कोस थीटा देख लो, आर कोस थीटा यहाँ से रिप्लेस कर लेंगे अपन, है ना। तो आर कोस थीटा कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2z, कितना आ जाएगा 2z, यहाँ से देखो आर कोस थीटा 2z, तो एक ये रिप्लेसमेंट अपन कर लेंगे और एक ये कर लेंगे यहाँ पे, तो देखो करते हैं। तो देखो भाई E इक्वल्स टू सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, क्योंकि मैं इसका एक आर, इसका साइन थीटा और इसका डी थीटा, इनके जगह क्या रखने वाला हूँ, टी डी टी अपॉन जेड रखने वाला हूँ, ठीक है। तो ये लो टी डी टी अपॉन जेड, किसकी जगह आ गया, ये आर साइन थीटा डी थीटा की जगह, इसका एक आर साइन थीटा डी थीटा। अब देखो जेड एज इट इज माइनस आर कोस थीटा, आर कोस थीटा ये रहा आपका, तो कितना है आर स्क्वायर प्लस, इसको थोड़ा आगे लिख देता हूँ, टी डी टी अपॉन जेड, जेड माइनस आर कोस थीटा ना, तो जेड माइनस आर कोस थीटा, आर कोस थीटा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2z, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा भैया, इस पूरे की जगह टी स्क्वायर रखोगे, टी स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो टी क्यूब बच जाएगा, कितना बच जाएगा टी क्यूब, ठीक है। ये टी डी टी अपॉन जेड एज इट इज, ठीक है, ठीक है भैया। आगे करते हैं, ये हो गया सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे मैं क्या ले लूँ भैया, 2z एलसीएम ले लूँ, तो ये हो जाएगा 2z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2z, अब ये 2z रहा और एक ये रहा, तो ये हो जाएगा 2z स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा ये टी क्यूब है, ये टी है, तो नीचे कितना बचेगा टी स्क्वायर, और ये हो गया डी टी, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ तक आपको कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब इसके आगे करते हैं, देखो इसके आगे देखो, 2z स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। इस 2z स्क्वायर को मैं बाहर ले आता हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये हो गया भैया सिग्मा आर
अपॉन 2ε0 इंटू 2z²। ये बाहर आ चुका है, यहाँ से 2z² माइनस z², तो z² बचेगा z² माइनस r² प्लस का t² और डिवाइडेड बाई t², और ये हो गया भैया dt। क्लियर है, क्योंकि t³ था, t से क्या था, t की पावर 2 बच गया नीचे। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ये हो गया सिग्मा r अपॉन 4ε0 z²। ठीक है भाई, यहाँ देखो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ z² माइनस r² अपॉन t² dt, और प्लस इंटीग्रेशन t² अपॉन t² 1 हो जाएगा dt। लिख सकता हूँ ना, है भाई, 1 डॉट dt। सेपरेट कर दिया और कुछ नहीं किया। तो देखो ये हो गया सिग्मा r अपॉन 4ε0 z²। ठीक है, यहां से देखो z² माइनस r² का तो कुछ होना नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट है ये लो। आपको पता है 1/t² dt का कितना हो जाएगा, -1/t हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1/t हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे dt का कितना हो जाएगा, t। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ सिग्मा r अपॉन 4ε0 z², टी से हम ले लेते हैं तो t² माइनस z² प्लस r²। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई t। कैसे किया, TLCM ले लिया तो t² हो गया, अभी माइनस था तो माइनस का z² और r² क्या हो गया, प्लस का। एक बार मैं फ्रेम देख लेता हूँ, या एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको क्या करनी है, लिमिट लगानी है, लेकिन लिमिट आपकी थीटा के टर्म्स में, तो आपको t की वैल्यू वापस से आप पुट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया सिग्मा r अपॉन 4ε0 z²। ठीक है, t², t आपने किसको माना था, ये रहा, t² किसको माना है, r² प्लस z² माइनस 2rz कोस थीटा को, r² प्लस z² माइनस 2rz कोस थीटा, माइनस z² एज इट इज प्लस का r² एज इट इज, डिवाइडेड बाई अंडर रूट r² प्लस z² माइनस 2rz कोस थीटा। थीटा की लिमिट 0 से लेके पाई। यहाँ तक आ गए, यहाँ तक कोई आपको इशू नहीं होना चाहिए। अब देखो प्लस का z² से माइनस का z² कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 2r², और 2 यहाँ पे भी है, तो ये मैं 2 कॉमन ही ले लेता हूँ ना, या फिर 2r कॉमन ले लेता हूँ। तो सिग्मा इंटू r इंटू 2r अपॉन 4ε0 z²। तो आपने 2r कॉमन ले लिया, क्योंकि r² प्लस r² 2r² था, 2r कॉमन ले लिया तो क्या बचा, r बचा। ऐसे ही आपने ऐसे 2r कॉमन ले लिया तो क्या बचा, माइनस z कोस थीटा बचा। यहाँ पे क्या बचा है, अंडर रूट r² प्लस z² माइनस 2rz कोस थीटा, और थीटा की लिमिट 0 से पाई है। यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होगा। अब अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या रखनी है, लिमिट्स रखनी है। लिमिट रखनी है तो मुझे थोड़ा जगह बनानी पड़ेगी, तो यहाँ तक आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है भाई, ले लिया होगा। अब अपन क्या कर देते हैं, आगे चलते हैं। तो देखो कुछ नहीं किया, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, सिंपल मैथमेटिक्स जो आप 12th स्टैंडर्ड में करते हो ना, 12th क्लास में करते हैं ना अपन, वही सब चीज़ें कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगा कि मैं एक करके बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, यहाँ से सिग्मा इंटू 2 से काट लो एक बार, तो 2ε0 बच जाएगा नीचे, ऊपर हो जाएगा सिग्मा r² अपॉन 2ε0 z²। ठीक है, वहाँ पे आप लिमिट रख लो एक बार, थीटा इक्वल टू 0 अपर लिमिट, तो क्या आएगा r माइनस जेड, कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट कोस 0 1 होगा, तो ये हो जाएगा r माइनस जेड का होल स्क्वायर। क्लियर है,
अरे कोस 0 1 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला लगेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, लोअर लिमिट रखोगे तो माइनस आर। अब कोस पाई रखते हैं तो कोस पाई की वैल्यू -1 तो हो जाएगा आर प्लस जेड। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 आर जेड आ जाएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, आर प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया आपका। अब इसके आगे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, अगर आपका पॉइंट बाहर है, आपका पॉइंट क्या है, बाहर है, यानी कि अब आप आउटसाइड बात कर रहे हो, तो z होगा क्या, बड़ा होगा किससे, r से। तो उस केस के अंदर देखो r माइनस जेड का स्क्वायर है, तो मैं इसको z माइनस आर का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, है ना, कि -1 है, -1 का स्क्वायर करोगे प्लस, ठीक है, क्योंकि z बड़ा है तो मैं इस टर्म में लिख लेता हूँ। इसका मतलब अगर ये केस है तो यहाँ पे आप r माइनस जेड का स्क्वायर लिखने की बजाय ये लिखोगे, क्यों, कि जब आप अंडर रूट लोगे, आप अंडर रूट लोगे तो कितना लिखोगे, z माइनस आर लिखोगे, है ना। अगर आप r माइनस जेड लिख देते तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है चीज़। और अगर आप किसकी बात करते हो, इनसाइड पॉइंट की बात करते हो, यानी कि जब z क्या है, छोटा है, तो उस केस में आप इसको क्या लेके चलोगे, r माइनस जेड का स्क्वायर ही लेके चलोगे, ठीक है, और अंडर रूट लोगे तो r माइनस जेड लिखोगे। तो बस इतना सा फर्क है, अगर z बड़ा है तो ये जो वैल्यू है ये सोल्व होकर क्या देगा, z माइनस आर देगा, और अगर z छोटा है तो ये वैल्यू क्या लिखोगे, r माइनस जेड लिखोगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो देखो जैसे मैं आउटसाइड के लिए बता देता हूँ आपको, E इक्वल्स टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर, ये हो गया r माइनस जेड। तो r माइनस जेड का स्क्वायर क्या लिखोगे भैया, z माइनस आर का स्क्वायर, अगर बाहर है तो इसको लिखेंगे z माइनस आर, ठीक है, माइनस ऊपर r प्लस जेड है एज इट इज, और ये हो जाएगा z प्लस आर। क्लियर है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको सिर्फ z माइनस आर लिख लिया है, तो ये बचेगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर, z माइनस आर और ऊपर r माइनस जेड है तो मतलब -1, यहाँ -1 को मतलब z माइनस आर हो जाएगा ना ये, अच्छा, और -1, ठीक है, तो ये कितना हो गया बेसिकली माइनस, अच्छा 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अपन ने एक गड़बड़ कर दी थी लिमिट रखते टाइम, पहले मैंने थीटा इक्वल टू 0 यानी लोअर लिमिट पहले रखी है, लोअर लिमिट पहले रखी है, इसका मतलब आप क्या कर दोगे, आगे एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा दो, बस समझ में आ रही है कि अरे मैंने कोस थीटा इक्वल टू 0 पहले रख लिया था, अपर लिमिट पाई है ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, जबकि मैंने यहाँ क्या कर दिया, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर दिया था, तो ये माइनस आगे चलता हुआ आएगा, यहाँ यहाँ भी आएगा, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा प्लस। क्लियर है, तो आपको अगर डायरेक्ट रिजल्ट याद होते हैं तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा चेक भी कर सकते हो ना, थोड़ा आइडिया है तो। अब आइडिया नहीं भी है तो देखो, अगर मैं इसको पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि सिग्मा है, सिग्मा मैंने जब तक डिफाइन नहीं किया कि नेगेटिव तब तक ये पॉजिटिव होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, अवेद स्फीयर होना चाहिए, अवेद स्फीयर का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए था, तो ये कॉमन सेंस था कि मुझे पता लग गया कहीं ने अपन ने गड़बड़ कर दी, तो गड़बड़ कहाँ की, अपन ने यहाँ की, अपर लिमिट को मैंने पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लिख लिया और लोअर लिमिट को पॉजिटिव लिख दिया था। क्लियर है, तो एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा दो और ये हो गया आपका। अब देखोगे आप इसको अगर आप किसके टर्म्स में लिखते हो, चार्ज के टर्म्स में लिखते हो, तो ये वही फॉर्मूला आ जाएगा जो गाउस लॉ से आता है। मान लो इसके ऊपर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, क्या है, कैपिटल क्यू, तो सिग्मा कितना होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया कितना होता है स्फेयर का, 4πr², क्या होता है 4πr², तो सिग्मा इंटू 4πr² क्या हो जाएगा भैया, क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे 4π से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो सिग्मा इंटू 4πr² ऊपर हो जाएगा क्यू, ठीक है, नीचे 4π, अच्छा ये देखो 2 भी तो आएगा, अरे भाई -1 -1 -2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, नीचे हो जाएगा 4π∈0, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा z²। तो बताओ आ गया ना फॉर्मूला, अरे स्कूल में पढ़ते हो ना, KQ/R², स्फेरिकल सेल के लिए बाहर,
तो आर वहाँ पे डिस्टेंस आर लेते हैं, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस जेड ली थी, तो आ गया नहीं के क्यू अपॉन जेड स्क्वायर टाइप। तो देखो गाउस लॉ से बहुत जल्दी आ जाएगा, शायद 15 से 20 सेकंड में आ जाएगा ये। लेकिन यहाँ अपने को देखो कितनी मेहनत करनी पड़ी है। एग्जाम में आएगा तो अपन इस तरीके से नहीं करेंगे, स्पेशली इन IIT जैम गेट, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का तो पूछता ही नहीं है, पूछता है क्या है, जब चार्ज डेंसिटी वेरी करने लग जाती है। तो सवाल उठता है कि अगर चार्ज डेंसिटी वेरी करने लग जाती है तो क्या फ़र्क होगा। तो आपको क्या देगा, इस तरीके से दे देगा, जैसे सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट साइन थीटा, इस टाइप के वो देगा। तो जब अपन सिग्मा रख रहे थे तो यहाँ पे देखो अपन ने इंटीग्रेशन में से सिग्मा को उठा के बाहर रख लिया, लेकिन आप पहले इसको अंदर रखोगे और सिग्मा की जगह कितनी वैल्यू रखोगे, सिग्मा नॉट कोस थीटा, सिग्मा नॉट साइन थीटा, जितना भी उतना रखोगे, रख दिया। उसके बाद सिग्मा नॉट तो बाहर आ जाएगा और ये जो टर्म है ये भी इंटीग्रेशन के अंदर रहेगी, है। बाकी फिजिक्स नहीं बदलेगी कुछ भी, मैथमेटिक्स बदल जाएगी। सिग्मा की जगह इतना ये वैल्यू है तो ये रख दोगे, ये वैल्यू है तो ये रख दोगे, है ना। तो बस आपका थोड़ा इंटीग्रेशन जो है वो बदल जाएगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा, तो आपका एक डिफरेंट रिजल्ट आएगा। तो कभी भी यूनिफॉर्म चार्ज के लिए तो पूछेगा ही नहीं वो, PhD एंट्रेंस वगैरह में आप जाते हो तो कुछ इसी तरीके के पूछेगा, सिग्मा नॉट कोस थीटा दे दिया, या सिग्मा नॉट कोस स्क्वायर थीटा दे दिया, सिग्मा नॉट कोस 2 थीटा दे दिया, मतलब कुछ भी दे देगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ चेंज नहीं करना है। ये सिग्मा यहाँ पे यूनिफॉर्म था तो बाहर आ गया, अब यूनिफॉर्म नहीं तो सिग्मा अंदर रहेगा। सिग्मा की जगह सिग्मा नॉट जैसे कोस स्क्वायर थीटा दिया है, सिग्मा नॉट कोस स्क्वायर थीटा रखोगे, सिग्मा नॉट बाहर आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा अंदर रहेगा। तो बस अब इंटीग्रेशन बदलेगा, बाकी फिजिक्स कुछ नहीं बदलेगी, सेम आगे आपको इंटीग्रेट करना रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो आप बताना। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के, ठीक है। उसके बाद अपन गाउस लॉ पे आ जाएंगे और फिर सारी प्रॉब्लम्स को आप अपन आगे जितनी भी प्रॉब्लम डील करेंगे उन सब प्रॉब्लम को अपन किससे डील करेंगे, गाउस लॉ से डील करेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताना, अपन बात करते हैं। और लाइव क्लासेज जो होंगी वो 4 अगस्त के बाद होंगी आपकी, ठीक है। स्टे सेफ, टेक केयर।